से आप सपोज ये पूरी क्लासरूम की मिनिमम फाइंड करनी है, पूरी क्लासरूम को, और एक असेंडिंग उनके जो आईडी का, उनके जो आइडेंट वो है मतलब एनरोलमेंट आईडी, उसके अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स को जो पैटर्न बना रहे हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ और ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, सॉरी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, यस दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव। और यदि आप इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स की बात करें कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स, इस ये ना आपको फर्स्ट राउंड इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल फर्स्ट राउंड में कि गिव एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, सॉरी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में आप यही सारी चीजें करते हैं, एवरेज मीन फाइंड करते हैं, एवरेज मोड, ये सारी चीजें करते हैं, है ना। एग्जैक्टली। एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स में कहते हैं क्या कि आप ना पूरे कॉलेज का क्लास, आप देखिए थोड़ी सी डिफरेंट चीज हो रही है, पूरे डेटा को से दिया आपने, पूरी की पूरी क्लासरूम की डेटा, उसमें से आपने फाइंड कर रहे हैं क्या ये पूरे क्लास जो कितने कॉलेज हैं उन उनमें और हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट की डेटा का एवरेज है। मतलब पूरे कॉलेज की क्लासरूम, मतलब आप एक जब पूरे पॉपुलेशन आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से एक सैंपल, पूरी ये पूरी कॉलेज की जो सपोज एक कॉलेज का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस कॉलेज में मल्टीपल डिपार्टमेंट होंगे, है ना, उस मल्टीपल डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल क्लासरूम्स है ना। तो भाई यदि पूरे कॉलेज की बात करें तो उसमें सपोज 1,000 स्टूडेंट होंगे और एक क्लासरूम में पॉसिबिलिटी 35 स्टूडेंट होंगे। अब मैं इस 35 स्टूडेंट्स की मिनिमम निकाला और उस पूरे कॉलेज की मिनिमम निकाला, इन दोनों का क्या एवरेज इक्वल है? तो ये जब यहाँ पे इस तरह की वर्किंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड, दैट इज एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स। समझ रहे हैं मतलब, हाँ, मैच मतलब इस टाइप की वर्किंग करते हैं, कंक्लूजन निकालने का ट्राई करते हैं। यदि यदि मैं ये सपोज करें कि मैं इस पूरे क्लासरूम का स्टूडेंट का मैंने मिनिमम निकाला और सबकी ये सपोज करिए कि 26 है, और फिर पूरे कॉलेज के भी यही है 26 है, तो अब क्या करेंगे, जो भी चीजें हम इन सबों के अकॉर्डिंग कर लेंगे ना, जैसे हम अगले बार यदि मुझे एक सर्वे करनी है तो इनकी जितनी आईक्यू है 26 स्टूडेंट की या 35 की, वही मैं कर दूंगा कि पूरे कॉलेज की यही एवरेज आईक्यू लेवल है। मुझे पूरे पे अब करने के लिए नहीं है, यही 35 पे मैं कंक्लूजन दे दूंगा आगे। जैसे इन 35 को मैं कोविड चेक किया, इसमें तो किसी एक को होगा, मैं कर दूंगा पूरी कोविड में कोविड है, लाइक दिस। इस तरह से जब आप देख रहे हैं ना, डेटा को, पूरी डेटा को यूज ना करके अपने सैंपल ऑफ डेटा, उसी में से डेटा का इनपुट ले रहे हैं और देन आप कंक्लूजन प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स, ठीक है ना। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्टेट। तो यहां तक आपने कर लिया, देन सी हियर। अब देखिए देयर इज एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन क्या होता है एंड सैंपल क्या होता है? इंटायर डेटा, जितनी भी डेटा इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जैसे इंडिया की पूरी पॉपुलेशन जितनी है दैट इज द पॉपुलेशन, या कॉलेज में जितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज द पॉपुलेशन। और उसमें से मैं पार्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, दैट इज द सैंपल, है ना। या सपोज ये सारे के सारे स्टूडेंट्स में खेल रहे थे प्लेग्राउंड में, मैं गया और सडनली आपने वहां से 10 स्टूडेंट को आपने चूज किया, दैट इज द सैंपल। आप सडनली 10 को उठा रहे हैं, दिस इज द सैंपल। और देखिए हमेशा पॉपुलेशन को कैपिटल एन से डिनोट करते, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोटेशन समझना इंपॉर्टेंट है। आपको इन फ्यूचर में आपको कोई नहीं बोलेगा कि पॉपुलेशन को, ये बोलेंगे कैपिटल एन और स्मॉल एन, ओके। तो इंडस्ट्री में भी ऐसे यूज किया जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन, ठीक है। वहां पे आपको पॉपुलेशन कोई नहीं बोलेगा और सैंपल कोई नहीं बोलेगा, है ना। तो मतलब पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ, इंटायर डेटा, इंटायर डेटा इज द पॉपुलेशन। और उसको किससे डिनोट करते हैं आप, कैपिटल एन से। एंड उसमें से, उस डेटा में से आपने सैंपल उठाया, दैट इज द स्मॉल एन, दिस इज द सैंपल, ओके। एंड देखो अब यहाँ पे अब मैटर करता है कि सैंपलिंग किस भी यहाँ पे आप करोगे। सैंपलिंग के मल्टीपल मेथड्स हैं। जैसे आप सडनली, जैसे आप सपोज करो, जैसे इंडिया में क्या होता है, आप पार्टिकुलर किसी को चूज किया ना, कल को वो रेज कर देगा कि हो सकता है इन्होंने ना पहले से बात कर रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग कर ली, है ना। तो ये दिस इज नॉट गुड, मतलब ये फेयर अनफेयर हो गया ना। आपको हमेशा क्या करना चाहिए, फेयरलेस वो होनी चाहिए, जो सैंपलिंग होनी चाहिए। तो इन सैंपलिंग को स्टैट्स में भी 3-4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द सर सैंपल ये सिंपल। पीडीएफ सर ये पीडीएफ को बड़ा, बड़ा कर दूं? राइट साइड में जो विंडो ओपन है ना उसको बंद कर दीजिए। यार ये ना ये बंद नहीं हो रहा है हमसे, मैंने करके कोशिश किया, ऊपर बंद। वाला, ऊपर ऊपर जो क्रॉस है सर उसको एक बार बंद कीजिए, राइट साइड इसको नीचे। कट करूंगा ना तो हाँ, ये पूरी कट हो जाएगी। नहीं नहीं, वो वाला ऊपर वाला नहीं सर, उसके नीचे वाला कर। कमेंट, कमेंट के ऊपर सर, कमेंट के ऊपर, कमेंट के ऊपर एक है। हाँ। ये सही है, यही मैं ढूंढ रहा था, मैंने इसको किया तो था बट बहुत देर से मैं ढूंढ रहा था इसको। ठीक है।
तो देखो मैं ना सैंपल रैंडम जो टेक्निक के कुछ टेक्निक्स हैं उनको मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज द सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसमें क्या होता है, सडनली आप ना लाइक जितने भी लोग हैं जितने भी लोग बैठे हैं सबके इक्वल चांसेस हैं सेलेक्ट होने के। किसी को ऐसा नहीं है कि लाइक इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है या इनकी एज ज्यादा है। किसी भी कैटेगरी या किसी भी क्वालिफिकेशन के भी यहाँ पे आप सैंपलिंग नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट सडनली किसी को चूज कर रहे हैं। दैट इज एग्जांपल ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग। रैंडमली आपने सैंपल को सिलेक्ट किया, ठीक है। वहां पे ना तो कोई कैटेगरी डिफाइन है, ना ही तो कोई उनकी क्वालिफिकेशन की बैरियर है, मतलब कोई किसी भी तरह का यदि बैरियर नहीं है, दैट इज एग्जांपल ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग। मतलब डेटा के अंदर से सडनली आपने 10 लोग को उठा लिया, एग्जैक्टली लॉटरी वाला। जैसे आपने सडनली जैसे वोटिंग कर रहे हो और वोटिंग के अकॉर्डिंग आप बता रहे हो कि हो सकता है कि इस एरिया में भाजपा बीजेपी की गवर्नमेंट बने, इस एरिया में आपकी गवर्नमेंट बने, मतलब सडनली आप जस्ट एक बता रहे हो। दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ओके, इसमें क्या होता है, यदि इसकी भरपली बात करें तो एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ ध्यान से देखिएगा, एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज द इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर योर सैंपल एन। ठीक है, मतलब उसको सैंपल चूज होने का इक्वल चांसेस है जितने भी पॉपुलेशन के मेंबर है सबको। मतलब डेटा जो आपका सपोज 10,000 रो का है, तो 10,000 रो जो जितने भी रो हैं सारे के इक्वल चांसेस है, किसी को भी आपको सैंपल में सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सैंपल रैंडम सैंपलिंग। सेकंड वन इज द स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। इसमें क्या होता है कि आप जैसे कि क्या सैंपलिंग, यदि सिंपल रैंडम सैंपलिंग एक प्रॉब्लम हो सकती है क्या, कि आप जैसे बॉयज गर्ल की प्रॉब्लम हो सकती है, जो आपने सेलेक्ट तो कर लिया बट अब यहाँ पे सिचुएशन ये हो सकती है जो आपका केस है जिस पे आप वर्क कर रहे हो उसमें मेल फीमेल की प्रॉब्लम होगी या किसी भी तरह की आ सकती है प्रॉब्लम। इसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आता है सेकंड मेथड, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। इसमें क्या करते हैं हम कि ऐसे ग्रुप सेलेक्ट करते हैं जिसमें नॉन ओवरलैपिंग का केस हो, पॉसिबल ही ना हो। मतलब हम डिवाइड कर देते हैं कि मेल फीमेल हम चूज तो करेंगे, बट मेल या फीमेल को चूज, मेल को चूज करेंगे या फिर फीमेल को चूज करेंगे, दोनों को नहीं। मतलब ओवरलैप होने के कोई भी केसेस ही नहीं रखेंगे, ठीक है, चांसेस ही नहीं रखेंगे। मेल को हर एक मेल को चूज कर सकते हैं बट हमेशा उसको मेल होनी चाहिए, ओवरलैपिंग की केस ना हो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। जैसे इसकी एग्जांपल की बात करें तो आप क्या किए कि आप सडनली किसी कॉलेज में गए और वहां पे आपने किया कि 0 से 10 एज वाले को अलग, 10 से 20 वाले को अलग, 20 से 30 वाले को अलग, 40 से 60 वाले को अलग। मतलब अब ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि जिसकी एज 9 है उसकी और उसकी वो इस कैटेगरी में भी रह लेगा और दूसरी 10 से 20 वाले भी कैटेगरी में रह लेगा, वो तो नहीं, किसी एक कैटेगरी में ही वो एग्जिस्ट करेगा। तो हमें ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट से बच सकते हैं। तो क्या आप एक रियल लाइफ में स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का एग्जांपल दे सकते हैं? आपके पास कोई एग्जांपल है रियल लाइफ में जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को फॉलो कर रहा हो? हम्म ये भी हो सकता है। क्या हम सर प्रोफेशनल? सर, एक एक एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे कोई स्कूल है हम्म और उसमें जैसे 10th का या 12th का रिजल्ट आया। हम्म तो 10th या 12th का रिजल्ट आया, उसमें 90% से ऊपर कितने बॉयज आए हैं और 90% से ऊपर कितने गर्ल्स आए हैं। ये हो सकता है, ये भी कर सकते हैं आप कि ना आपने जैसे कि एग्जाम 10th के एग्जाम में जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें आपने एक बना लिया कि 90% में बॉयज कितने हैं और 90% में गर्ल्स कितने हैं। टोटल पॉपुलेशन को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बॉयज एंड गर्ल्स में, और उनको एक कैटेगरी। बट आप यहाँ पे एक सिनेरियो दे दिया ना 90%, ये नहीं, ये चीज नहीं पॉसिबल है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में ये चीजें नहीं रखनी है, बैरियर नहीं। या तो आप नॉन ओवरलैपिंग रख लीजिए या बैरियर रख लीजिए, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं रख सकते। तो फिर ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग नहीं रहा। समझ गए विकास? हाँ। ओके सर। एग्जैक्टली। बट एक चीज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मेरा इंटेंशन ये है कि एक जो आपने सेलेक्ट किया एक ऑब्जेक्ट को, वो दूसरी कैटेगरी में बिलोंग ना करे, चाहे वो किसी भी केस में। क्योंकि ये चीजें अभी तो आपके लिए सिंपल लग रहा होगा, आगे जाके नहीं प्रॉब्लम, डेटा पे एनालिसिस नहीं कर पाओगे आप यदि कोई एक जो आपका सैंपल है वो मल्टीपल मल्टीपल कैटेगरी में बिलोंग करेगा, बस वो प्रॉब्लम कर देगा। आगे जाके चीजें आप रियलाइज करेंगे कि सैंपलिंग करने का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर, कि यदि ये जो रियल डाटा में जब हम एनालिटिक्स करते हैं तो हमारा ट्रान डाटा होता है, ट्रेन डाटा, हम्म हम्म ये वही बनाते हैं हम क्या इससे?
एक बार रॉ डेटा, एक सेकंड में उमेश साहब, मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, आप फिर से क्या कह रहे हैं विकास? मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो हम्म हम डाटा एनालिटिक्स या डाटा साइंस में हमारे पास जो रॉ डाटा होता है जिस पे हम एक्शन करते हैं, हम्म, तो उस वो हमारा ट्रेन डाटा होता है, ट्रेन डाटा। हाँ हाँ तो ये ट्रेन डाटा डिफाइन करने का ये तरीका है क्या? हाँ जी, हाँ जी, अभी सब, अभी आपको लाइक फ्लो समझ में आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल। एक चीज अच्छा। और आपसे बिल्कुल एग्जाम्पल में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या प्रोफेशनलिज्म जो है प्रोफेशंस के बिहाफ पे आप ये सर्टिफाइड सैम्पलिंग कर सकते हैं, सर्टिफाइड सैम्पलिंग प्रोफेशन के बिहाफ पे कर सकते हैं, पॉसिबल है? जैसे एग्जाम्पल में देखो, डॉट नेट पीएचपी, जैसे कोई डॉट नेट डेवलपर है, कोई पीएचपी डेवलपर है, पीएचपी कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। पॉसिबल है कि पाइथन वाले को पीएचपी आ जाए, पॉसिबल है डॉट नेट वाले को पीएचपी आ रहा हो, तो इस भी आप पे आप नहीं कर सकते, प्रोफेशनल के भी आप पे सर्टिफाइड सैम्पलिंग पॉसिबल नहीं है। और बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऐसे लैंग्वेजेस है ना जो हमेशा कोरिलेट होते हैं एक दूसरे से। कौन? तो वही पे बता रहा हूँ, जैसे प्रोफेशन से ये मैं बताऊँ, डॉट नेट डेवलपर को पीएचपी नहीं आएगी थोड़ी बहुत? तो नहीं नहीं, ये स्किल नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि एक ये इस डिफरेंट सिनेरियो में मैं बात कर रहा हूँ, इस सर एग्जाम्पल में आने वाले को जावा भी आता है और डॉट नेट भी आता है, पीएचपी भी आता है। हाँ उसमें तो वो है ना डोमेन, हाँ नहीं, डॉक्टर इंजीनियर का काम नहीं कर सकता, इंजीनियर तो डॉक्टर का काम कर सकता है। देन नेक्स्ट वन इज द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बहुत इजी है, इसको कभी नहीं करेंगे आप। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को आप देखिए अवॉइड ही करते हैं, मतलब जनरल रियल लाइफ में भी आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को अवॉइड करेंगे, क्योंकि पॉसिबल है इसमें ना कि एक पैटर्न समझ जाता है, आपका जो सैम्पलिंग के जो मेथड से आपका जो मॉडल है वो पैटर्न समझ जाता है, और इसको हमेशा अवॉइड करते हैं। जैसे यदि इसकी बात करें सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की, तो इसका ये हो सकता है, जैसे आपने क्या किया कि एक मॉल में चले गए और मॉल में खड़े होकर आपने बोला कि हर एक 10 में हर एक जो 10th नंबर का पोजीशन का है, जैसे आपने मॉल के सामने खड़ा हो गया और हर 10वें आदमी को आप रोक के उसकी कोविड के टेस्ट कर रहे हो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। आपने एक सिस्टम बना रखा है कि हम ये इस तरह से वर्क करेंगे, जैसे आप जो अभी बात कर रहे थे कि हम जो 90% पास है उनको सेलेक्ट करेंगे, आपने एक सिस्टम बना लिया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ओके, इसका बहुत कम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज द कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या करते हैं, आपने एक कैटेगरी डिफाइन कर दिया कि यदि आप ये चीजें आपको आती है, देन आप मेरी जॉब में ये डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन ले सकते हैं। जैसे आप डेटा साइंस में आपने बताया कि एक डेटा साइंटिस्ट वही बन सकता है जिसको पाइथन आती हो, ये चीजें आती हो, ये चीजें आती हो, मैंने आप एक कन्वीनियंस दिया कि ये सारी चीजें पॉसिबल हो, तभी आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि अभी ऊपर जो आपने दो सैम्पलिंग का टेक्निक पढ़ा ना, वो ज्यादा बेस्ट है और उसी का यूज होता है। ये दो सैम्पलिंग बहुत रेयर ही यूज करते हैं आप, है ना, क्योंकि इसमें अनफेयरनेस होने का चांसेस ज्यादा है। आप देख लो, यदि आपको अच्छा लगा तो अपने अकॉर्डिंग आपने कल को वो प्रोफाइल चेंज कर दी, सॉरी, आपने उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज कर दी, की स्किल चेंज कर दिया, पॉसिबल है ना। जैसे सपोज करो एक कंपनी का सीईओ है, उसको अपने किसी फैमिली मेंबर को रखना है, तो उसने बदल दिया उसकी की स्किल को, नहीं पाइथन सीक्वल इसको एचटीएमएल भी आता है तब भी रख लेंगे, पॉसिबल है। तो दिस इज द एग्जाम अनफेयरनेस, इसमें अनफेयरनेस की चांसेस ज्यादा है। ये जो टॉपिक्स हैं, जो पार्ट्स हैं, हमको समझाना आना चाहिए। आपको दोनों होना चाहिए, आप डेटा एनालिसिस तभी कर पाएंगे जब आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एनालिसिस करके हमको एसक्यूएल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जो नॉन टेक्निकल बंदे के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एज डाटा जो भी बनाएंगे हमको मीटिंग में सबमिट करने के तब डाटा होगा, जो हम हेड को दिखा सकते हैं भैया ये हमारा निकल गया है, हम अब इसमें इंडस्ट्री। तो उस केस में तो ये समझाना जरूरी है क्या? नहीं, ये तो आपको, ये तो इंटरनली आपको समझना है, समझाने की जरूरत नहीं है। बोल रहे हो कि ये ज्यादा यूज होता है, वो ज्यादा यूज नहीं होता, तो जैसे ये तो आप वर्क करते समय समझोगे ना, जैसे आपको वर्क करना है। तो जैसे आपको सपोज ये कोविड की जो चेकअप थी पूरी इंडिया में कोविड की, तो स्टार्ट क्या करते थे लोग कि कहीं किसी एक लोकेशन पे कि पूरे जैसे एक कंट्री में गए, सॉरी सॉरी पूरे एक स्टेट में गए, उस स्टेट में किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में चेकअप करा, उसके, हाँ उसके अकॉर्डिंग उसने पूरे स्टेट्स की वो दे देते हैं। देखो लिटरेसी रेट जो होती है ना, जैसे इंडिया सभी कंट्री की लिटरेसी रेट, आपको लगता है इंडिविजुअल पर्सन से वो करते होंगे? सैम्पलिंग कर लेते हैं, उसी सैंपल के बिहाफ पे उसने पूरे पूरे कंट्री की वो बात कर देते हैं, यस और नो?
तो देखो उसमें यदि उन्होंने कोई एक सैंपलिंग को फॉलो करा दिया तो बाय मिस्टेक हो सकता है ना, पूरी की पूरी रिजल्ट गलत हो सकती है। हाँ सही बात। तो उसमें यदि आप सैंपलिंग की टेक्निक गलत चूज कर लिए तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो एनालिसिस है पूरी की पूरी रॉन्ग हो जाए। तो सैंपलिंग में तो रॉन्ग होने का चांस होता है। नहीं, ऐसे कैसे जैसे जानते? वो तो केरला में है ना, जैसे स्टेट में है ना, जैसे तो केरला में है, जैसे स्टेट केरला का, हम्म ठीक है, वहां पर आपने लिटरेचर निकालने की फॉर्म डिसाइड कर ली, पर इसमें आपको छांटे पर ऑल बंदे कितने बंदे हम्म सेम केस हमने बिहार में स्टार्ट किया, बिहार में चले गए हम बॉर्डर स्टार्ट किया और लिटरेचर कुछ नहीं, लेकिन वही आप सिटी की तरफ बोल पटना हो गया, ऐसे कुछ जहाँ पर जो आवाज सिटी वहां का लिटरेचर और इंडिविजुअल उधर का लिटरेचर अलग होगा। तो अब यहाँ पे देखिए उमेश, यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा क्या कि हम ये चार जो टेक्निक बताए इसमें से विच वन इज द बेस्ट। स्ट्रीफाइड सैंपलिंग आप कर नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपल रहना चाहिए, मतलब इंडिविजुअल किसी भी उस डिस्ट्रिक्ट को चूज करो, वहां पे जाके आप परफॉर्म करो, है ना। ये आप बिल्कुल, डेटा साइंस जो ऐसी पेपर है ना जो पूरी की पूरी डिपेंड करती है डोमेन पे। लिटरेसी रेट वही अच्छा बता सकते हैं जो पहले से जनगणना में वर्क किए हो, वो एक अनुमान से बता सकते हैं कि इस कंट्री को जाओगे, सॉरी इस डिस्ट्रिक्ट पे वर्क करोगे तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो इस चारों तरफ से सेंटर पे है, मतलब यहाँ पे सभी जगह के लोग आते जाते रहते हैं। अब यहाँ पे हाँ यदि यहाँ पे सैंपलिंग करोगे तो यहाँ से सारे लोगों को कनेक्ट, जैसे कि सपोज करो पूरी दिल्ली के एक सेंटर पे मैंने गया तो जहां से पूरी दिल्ली की कनेक्शन है, सपोज सिटी, यदि वहां पे यदि किसी ने सैंपलिंग की तो वहां से पॉसिबिलिटी है कि हर एक जगह की वो इन्फॉर्मेशन ले लेगा, यस और नो। तो सब ये चीजें, बट ये चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए, डोमेन नॉलेज ये होना चाहिए कि यहाँ का सेंटर कहाँ है जहाँ पे सब लोग एक बार विजिट करते हैं, है ना। तो ये पूरी की पूरी डोमेन पर, जैसे लिटरेसी की यदि बात कर रहे थे तो आप पूरे स्टेट, सपोज आपको ये चीज पता होना चाहिए कि पूरे स्टेट में ऐसा कौन सा टाउन है या ऐसा कौन सा सिटी है जहाँ पे हर एक लोग जाते आते रहते हैं, जहाँ पे हर एक लोगों को विजिट करना इंपॉर्टेंट, जैसे कैपिटल, कैपिटल ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोगों को विजिट करना ही करना है, जैसे। और डिस्ट्रिक्ट यदि वो मल्टीपल विलेज की जो डिस्ट्रिक्ट होती है वो ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को विजिट करनी करनी है, वो चाहे पूरे ईयर में एक बार आए लेकिन आएंगे ही आएंगे, समझ रहे हैं ना। तो आप वहां पे सैंपलिंग करोगे, ऐसा नहीं कि किसी गांव में चले जाओगे और उस गांव के सैंपलिंग के भी यहाँ पे आप पूरी डिस्ट्रिक्ट की बता दोगे, तो समझ रहे हो ना आप, बिल्कुल गलत कर रहे हो आप तो इस तरह से ये पूरे डोमेन पे मतलब डिपेंड करती है आपकी कि आप क्या करना चाह रहे हो, तो एक डेटा देन जैसे आप कह रहे हो कि पूरी की पूरी जो डिस्ट्रिक्ट है ये ड्रग एडिक्टेड है, बट आप किसके अकॉर्डिंग, आप किसी गांव में गए जहां पे सब लोग ड्रग पी रहे थे, ड्रग्स ले रहे थे, आप उसी अकॉर्डिंग पूरे डिस्ट्रिक्ट को नहीं बता सकते हो, बट एक डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप पूरी विलेज को बता सकते हो, है ना। यही तो बात कर मल्टीपल सैम्पलिंग है ही नहीं, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही तो आप पार्ट हुआ। आप हर एक मतलब आप डिस्ट्रिक्ट क्या लिए और एक डिस्ट्रिक्ट को चूज किया, उसमें से 4-5 आपने सडनली चूज कर लिया गांव को और वहां जाके आपने विजिट कर लिया, देन दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। 4-5 जोन डिसाइड कर लिए, हाँ वहां से हमने मीन निकालने भैया लगभग इतने बंदे, इतने बंदों को इतने बंदे किया। हाँ एग्जैक्टली, इस तरह से आपको करना है। देन व्हाट इज, अब नेक्स्ट टॉपिक क्लियर है, सैंपलिंग कैसे क्या करते हैं। नेक्स्ट वन इज द वेरिएबल, व्हाट इज द वेरिएबल। अब अभी तक जो आपने पढ़ रहे थे वेरिएबल, आप क्या पढ़ रहे थे, वेरिएबल इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ कंटेनर दैट कंटेन एनी टाइप्स ऑफ डेटा, यही कह रहे थे। ये तो फिर जावा वाली हुई ना, हाँ अपनी तो वही नहीं है वाली डेफिनेशन। पानी, नहीं पानी नहीं मांग रहा, वेरिएबल बता रहा हूं, पानी। हाँ पानी की बॉटल, हाँ ठीक है। देखो देखो जब ये स्टेट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 2 काइंड्स ऑफ वेरिएबल, इन वेरिएबल के यहाँ पे भी हम करते हैं वर्क, तो 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड सेकंड वन क्वालिटेटिव वेरिएबल। ये ना टर्म्स याद रखें आप, क्योंकि आगे स्टेट्स में हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे, वहां पे आपको डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। और क्वालिटेटिव वेरिएबल उसे कहते हैं जिसको आप न्यूमेरिकली मेजर्ड कर सके, तो इसको इनडायरेक्टली यदि समझो तो ये डेटा क्या होनी चाहिए, न्यूमेरिकल होनी चाहिए, जैसे सेल्स की डेटा, सेल्स में उनकी सेल्स की प्राइसिंग रहती है। टी शर्ट की यदि मैं साइज की बात करूं तो क्या टी शर्ट की साइज में कोई न्यूमेरिकली डेटा पॉसिबल है, ये एल एक्सएल पर वही ना, 4 डिफाइंड होता है, 40 42 32, इससे ज्यादा होता क्या है, 4-5 कैटेगरी है, बट न्यूमेरिकली डेटा तो ऐसे होनी चाहिए ना, 2 4 8 10 12 15।
एग्जैक्टली। मैंने काउंटेबल है मतलब हाँ, जिस पे आप तो जिस पे ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सर एक बार कोर्स में क्या कोर्स वो बता देंगे तो थोड़ा सा मतलब वो ही टॉपिक पढ़ेंगे तो ऐसे मतलब थोड़ा सा मतलब क्या अलग शेयर लेवल। कर दे, कोर्स शेयर कर दे, क्या कर दे? हाँ टॉपिक्स तो वो टॉपिक्स पढ़ेंगे सर क्योंकि ये अलग लेवल पे जा रहा है दिमाग से बाहर। अभी तो स्टार्ट शुरू भी नहीं हुआ विकास, कैसी बातें कर दी, दिमाग से बाहर जा रहा है, स्टार्ट अभी तो शुरू भी नहीं नहीं मतलब हुआ तो। ऐसा 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 कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा काफी टाइम हो गया छोड़े हुए ना। हाँ, तो हाँ, हाँ। तो वो थोड़ा सा मतलब अगर पढ़ेंगे तो ग्रास्प ज्यादा होगा क्लास में और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगा। और हाँ सेकंड में क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल किसे कहते हैं? जिसकी कैटेगरी की हो, जैसे नंबर ऑफ, मतलब एक सेपरेट नंबर ऑफ कैटेगरी हो। नहीं, सिंपल नहीं, जिसमें कैटेगरी डिफाइन हो। कैटेगरी होना इंपॉर्टेंट है, जैसा नहीं कि सिर्फ 50, जैसे आप एक मॉल में गए और सिर्फ उसमें एल साइज की टी शर्ट टंगी थी और कोई कैटेगरी नहीं थी, सिर्फ एल 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 आपने देखा, दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरिकल। मतलब मल्टी, कम से कम एटलीस्ट टू कैटेगरी हो, यस नो स्टेटस हो, जैसे कि किसी कैंसर पेशेंट का हो तो आइदर वो इफेक्टेड होगा कैंसर से या फिर नहीं होगा। मतलब एटलीस्ट टू कैटेगरी डिफाइंड हो, दैट इज कॉल्ड, दैट इज द क्वालिटेटिव वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है डेटा, एक्चुअली डेटा का कॉलम्स, तो उसको कहते हैं आप क्वालिटेटिव वेरिएबल, है ना। अब देखो आप सी, जैसे ब्लड ग्रुप हो गया एग्जांपल, जो क्वालिटेटिव वेरिएबल की बात करें कैटेगरिकल की, तो ब्लड ग्रुप है आपका, जेंडर्स हो गया, टी शर्ट की वो हो गए, साइज हो गए, सारे क्या है क्वालिटेटिव कैटेगरिकल वेरिएबल के एग्जांपल हैं। अब आईक्यू लेवल जैसे हो गया, आपने एक आईक्यू लेवल को बना दिया 0 से 10 एज के को, आपने बोला कि लेस आईक्यू, 10 से 50 वाले को बोल दिया आपने हाई आईक्यू, एंड 50 से 100 वाले को बोल दिया आपने मीडियम आईक्यू, अपने अकॉर्डिंग आपने बांट दिया। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरिकल वेरिएबल, है ना। दिन आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्टार्टिंग जो आपने पढ़ा था क्वांटिटेटिव वेरिएबल, इस क्वांटिटेटिव वेरिएबल को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल एंड सेकंड वन इज द कंटीन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल उसको कहते हैं जिसमें आप होल नंबर या नंबर ऑफ बेसिक, जैसे कि होल नंबर हो, जिस डिस्क्रीट वेरिएबल को आप, डिस्क्रीट वेरिएबल वो होते हैं जिसको आप मतलब ब्रेक नहीं कर पाओ, लाइक जिसकी पॉइंट में आंसर नहीं दे सके। जैसे कोई को पूछा आप किसी फैमिली मेंबर में कि हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स इन योर फैमिली, तो आप ऐसा नहीं कर सकते 2.5, या तो 3 या तो 2, ऐसा तो नहीं कर सकते, या तो 13 या तो 12, है ना। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, हमेशा इंटीजर वैल्यू रखनी है। हाँ, और इसमें कंटिन्यूअस में फ्लोट भी हो सकता है, हो सकता है, मतलब होता ही है, जैसे ही फ्लोट मिला ये सारी चीजें एक जगह पे जाके पता है। अभी फिलहाल के लिए तो बांट के रखो आप, आगे बढ़ोगे ना, आगे बढ़ोगे तो सब लगेगा सब एक ही था, हम अलग अलग करके पढ़ रहे थे। टाइम क्या है? हैं? टाइम क्या है? टाइम मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइम आपका वो कंटिन्यूअस है ना, आप भी कर सकते हो 12:45 हाँ, जिस ये जिसकी पॉसिबल ही नहीं हो, जैसे नंबर ऑफ सन, तो आप बोलोगे 2, आइदर मैरिड या अनमैरिड, आप ऐसा नहीं कर सकते दोनों है। लाइक दिस, जिसकी मतलब डिस्क्रीट कर, जिसको आप मतलब ब्रेक नहीं कर पाओ, जिसको, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, है ना। देन एक एग्जांपल से बात कर रहे हैं, देखिए कुछ मैं एग्जांपल बात करूं कि व्हाट इज द काइंड ऑफ वेरिएबल। जेंडर इज विच टाइप ऑफ वेरिएबल, सीधा आप उसको क्या किस में रखेंगे, क्वालिटेटिव या कैटेगरिकल वेरिएबल में बात करके खत्म। मैरिटल स्टेटस किस कैटेगरी में हो सकता है उमेश? मैरिटल स्टेटस किस कैटेगरी में रख सकते हैं आप, सॉरी किसको में, क्वालिटेटिव। कैटेगरिकल जो आप ऊपर पढ़ा था, है ना। हाँ, रिवर लेंथ को किस में रखेंगे, रिवर लेंथ को। पहले हमें ना दो चीज बताइए, अभी कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट की बात मत करिए, अभी आप अभी दो चीज की बात करिए सिर्फ, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। रिवर लेंथ किस में हो सकता है, क्वांटिटेटिव, हाँ, तो जिसमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब इसमें यदि इसमें बात करें कि डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस, देन कंटिन्यूअस पॉसिबल है कि रिवर की लेंथ 80 पॉइंट समथिंग हो, है ना। एंड पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज क्वांटिटेटिव, क्या इसके अंदर डिस्क्रीट होगी, ऐसा नहीं कर सकते नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज 4.5,
एक मान लीजिए अगर हम दिया जाए एवरेज, एवरेज की तो अलग हो गई ना। अगर एवरेज निकाल के तब तो वो कंटिन्यूस। हाँ, फिर तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद तो वेरिएबल चेंज हो जाएगा, और जो डेटा एग्जिस्ट करता है उसकी बात करेंगे। सॉन्ग की लेंथ क्वांटिटेटिव में रखेंगे या क्वालिटेटिव में रखेंगे? क्वांटिटेटिव। सॉन्ग की लेंथ, सॉन्ग की लेंथ है ना। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, और ये पिन कोड। पिन कोड क्या होता है? पिन कोड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको ना अभी तक कोई नहीं बता पाया कि पिन कोड को किस वेरिएबल में रखेंगे आप। क्वांटिटेटिव। तो फिर उसमें ये चीजें कैटेगरिकल में कैसे रख सकते हैं आप बताइए? एक नंबर के अकॉर्डिंग देखिए तो कैसे कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते कैसे? वो तो फिर उसमें कैटेगरी भी तो नहीं है, आप कैटेगरिकल भी तो नहीं कर सकते। एक क्या उसी कैटेगरी के मल्टीपल है, और या ये तो सेपरेट सेपरेट एक एक ही तो होते हैं। कैसे? इसको ना आगे जाके करेंगे चीजों को डिस्कस। ये कैटेगरिकल वेरिएबल में नहीं रख सकते आप, थोड़ा सा थिंक करिएगा डेप्थ में तो लगेगा आपको चीजें नहीं कर सकते। सर पिन कोड बताता क्या है? जो पिन कोड के अंदर जितने भी है ना, तो ये कि सीएम ने भाई बहुत सारे अभी के लिए आप पेज की बात कर रहे हैं, तो ये तो कैटेगरी अभी फिलहाल के लिए कैटेगरिकल रख लीजिए, इस पॉइंट में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओवरलैप भी नहीं कर रहा, एक पिन कोड दूसरे पिन कोड के साथ ओवरलैप पिन कोड तो नहीं कर रहा, लेकिन जो जगह है वो करते हैं, जो ये ओवरलैप पर भी यूनिवर्स के नाम से नहीं सकते। और फिर यहाँ पे एक पॉइंट और भी तो आ सकता है, ये तो आपने पिन कोड के अकॉर्डिंग, पिन कोड भी तो एक नंबर है, और फिर नंबर को फिर वहां पे देख लीजिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी तो कर सकते हैं उस पे हम। नंबर है तो वो स्पीड में आप फिर देख देख रहे हैं आगे बढ़ेंगे, अभी रुक जाओ, अभी इस पे आगे बढ़ेंगे हम। अभी इस पे आगे करेंगे काम, अभी फिलहाल के लिए आप अपने अकॉर्डिंग जो अच्छा लगे उसको रख लीजिए। वो होता है ना बचपन में नॉन क्रिटिकल। नेक्स्ट वन इज द वेरिएबल मेजरमेंट स्केल। अब ना आपको वेरिएबल को अगेन उनके मेजरमेंट स्केल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। अभी तक हमने क्या किया था कि डेटा के अकॉर्डिंग हम अपने वेरिएबल को डिफाइन कर रहे थे, जिस तरह की डेटा जिस वेरिएबल में थी उसके अकॉर्डिंग उस डेटा को डिफाइन कर रहे थे। जैसे कि हमने पाइथन में पढ़ा था, ये इंटीजर डेटा टाइप है, ये फ्लोट है, ये लिस्ट है। बट अब हम उसको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, जिस तरह के उसमें से मेजरमेंट पॉसिबल है उसके अकॉर्डिंग उस वेरिएबल में हम उस वेरिएबल को अगेन हम डिवाइड किए हैं 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप में। फर्स्ट वन एकदम नॉमिनल डेटा। देखो ये जो नॉमिनल हम लोग जो आगे पढ़ रहे हैं ये किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए पॉसिबल हो सकता है मेजरमेंट, है ना। तो फर्स्ट वन इज द नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा जो होता है कैटेगरिकल डेटा को, जैसे कि कलर, जेंडर, जिसमें हो दैट इज कॉल्ड नॉमिनल डेटा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक टाइप ऑफ फ्लावर, ये सब एग्जांपल है नॉमिनल डेटा का जिसमें कैटेगरिकल डेटा अवेलेबल हो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉमिनल डेटा। ऑर्डिनल में इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्डर ऑफ द डेटा मैटर्स, वैल्यू डज नॉट मैटर्स। डेटा का जो ऑर्डर हो वो मैटर कर रहा हो। जैसे रैंक 1 पे जो है डेटा वो लास्ट के 4th पे नहीं हो। जैसे सपोज रैंक 1 की जो मार्क्स है वो 420 है, और रैंक 10 की जो मार्क्स है वो सपोज 320 है। मार्क्स बड़ा ज्यादा या कम मैटर नहीं कर रहा हूँ, जो रैंकिंग है वो मैटर कर रहा है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल डेटा, जिसमें क्या होता है ऑर्डर ऑफ डेटा मैटर करता है, जिसकी ऑर्डरिंग पहले है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे? दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल डेटा। सब समझ रहे हैं ना? वैल्यू क्या है वो मैटर नहीं कर रहा है, उसकी ऑर्डरिंग मैटर कर रहा है ना। इंटरनल, जैसे कि जो दौड़ते हैं जो लोग, जैसे आर्मी की जो वैकेंसी होती है उसमें मैटर करता है 1 2 3, आप दौड़ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, उसकी एज क्या है वो मैटर नहीं करता, जो फर्स्ट है उसको सेलेक्ट करते हैं वो। दिस इज द ऑर्डिनल डेटा जिनमें लाइक ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट हो, मतलब आपने डिसाइड कर रखा है 1 2 3 या 0 1 2 इस तरह से कुछ। इंटरवल डेटा में क्या होता है? जब दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसमें ऑर्डर भी मैटर कर रहा हो और और वैल्यू भी मैटर कर रहा हो, और उसमें जीरो अलाउड नहीं हो। जीरो उस वैल्यू में, उस वेरिएबल के अंदर स्टॉप वेरिएबल नहीं हो, जीरो वैल्यू नहीं हो, नेचुरल जीरो इज नॉट अलाउड। दिस इज एग्जांपल ऑफ इंटरवल। यदि एक मतलब लाइक रियल लाइफ एग्जांपल से बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स के मार्क्स थे और ये रैंक थे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल डेटा, है ना। और यदि आप इसकी बात करें ऑर्डिनल डेटा की, ऑर्डिनल डेटा का अच्छा एक चीज और, ऑर्डिनल डेटा का नहीं, इंटरवल का आप एग्जांपल दे सकते हैं? कैन यू गेस एग्जांपल ऑफ इंटरवल डेटा जिसमें दोनों इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए? जीरो इज नॉट प्रेजेंट, नेचुरल जीरो इज नॉट प्रेजेंट, जिसमें जीरो का कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो, मतलब जीरो हो ही नहीं उसमें, ऐसे कर सकते हैं आप। जीरो मतलब सिर्फ जीरो, ऐसा नहीं कि 1 0 0 हो, बट जीरो है नहीं हो, ऐसे नहीं कर सकते जीरो।
तो क्या बस एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं इंटरवल वेरिएबल का? ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग यदि दे पाए तो बताइए प्लीज। यहाँ पर कैटेगरी और वैल्यू दोनों मैटर। हाँ, जिसमें दोनों मैटर करता हूँ। सर जैसे बैंक वगैरह, लेंथ। बैंक 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 लोग देखते हैं तो रैंक वो आपको एक बैंक में देखते तो रैंकिंग देखते हैं। हाँ एक क्लास में 50, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, हाँ 5 लोगों के नंबर आए हैं 55 से 60, तो वो इंटरवल बन गया। 55 से 60 मार्क्स आए हैं 5 लोगों के, जैसे कैटेगरी भी बन गई, इंटरवल भी बन गई। लेकिन फिर तो ये मैटर नहीं करता कि बीच में बंदों के मार्क्स, तो फिर पांचों में भी तो रैंकिंग हो जाएगी कि 1 2 3 4 दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप फर्ने जो आप टेम्परेचर काउंट करते हैं, टेम्परेचर का एग्जांपल जी 1 डिग्री भी 1 डिग्री में 1 डिग्री टेम्परेचर उसकी वैल्यू कितनी है? नहीं, टेम्परेचर की जो बात कर रहे हैं आपके लिए फ़ारेनहाइट जो होता है उसमें डिग्री और ऑर्डर मैटर करता है। यदि 100 से ज्यादा पर बुखार डिफाइन है, 100 से कम में बुखार डिफाइन नहीं है, लेकिन 101 और 105 दो में बहुत फर्क आ जाता है। दोनों में उसमें ऑर्डर भी मैटर कर रहा है, उसमें वैल्यू में मैटर कर रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ वैल्यू का सामने है। ये देखो आप एग्जांपल तो बता रहे जो ये हैं। जैसे फ़ारेनहाइट आपने किया, 0 डिग्री टेम्परेचर का भी मतलब नहीं होता, 0 को फिलहाल के लिए रखो। 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर है, यदि इसकी ऑर्डरिंग कहीं भी रख दो तो एक मैटर करता है। 70 टू 80 डिग्री टेम्परेचर का मतलब कहीं भी उसको रखो आप, 3 नंबर पे रैंक करा दो या 1 पे भी मैटर करता है कि 7 टू 80 डिग्री टेम्परेचर है। समझ लो अपने आप में वैल्यू बनाएगा। यदि वो 80 टू 90 है फ़ारेनहाइट तब भी वो मैटर कर रहा है। मतलब रैंकिंग बढ़ रही है वो तो ठीक है, बट इनकी वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नहीं इंपॉर्टेंट है। जैसे -10 डिग्री को आप कहीं भी कितनी भी रैंकिंग दे दो आप, वो अपने आप में -10 डिग्री की वैल्यू मैटर करता है। -10 डिग्री टेम्परेचर एक होती कुछ है ना? तो वैसे डेटा जहाँ पे आपको ऑर्डर्स और डेटा की ऑर्डरिंग और वैल्यू दोनों मैटर करता हो, दैट इज एग्जांपल ऑफ ऑर्डरिंग तो आपको खुद बनानी पड़ेगी ना। ऑर्डरिंग डेटा में बनी बनाई रहेगी आपके पास। अच्छा, या आप बनाओगे तब भी मैटर करेगा आपके लिए। फिर उसको तो किसी जगह पे बनेगी। हाँ, तो वहां पे भी आपको ये चीज नोटिस करना पड़ेगा। मतलब द नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग खुद डिसाइड करेंगे ना। तो यहीं तक हमने लास्ट क्लासेज में करा था, बार ग्राफ और ये सारी चीजें। हाँ, हिस्टोग्राफ आप करके देखे थे। तो जैसे कि एक डेटा है, मैं ये बताने की कोशिश, फ्रीक्वेंसी एक है आपका रेशियो डेटा। रेशियो डेटा क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है जो हम सॉल्व कर नहीं पाए अभी आपकी क्लास में। रेशियो डेटा अलग होता है, ये वो देखिए, एक बार आप देखिए करके देखिएगा रेशियो वाला। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक बार कैलकुलेट करके बता देना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये समझना चाहिए। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन? क्या आप इसके बारे में आपने डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सुना है, कुछ किया है? एग्जैक्टली कैटेगरी होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन 10 एप्पल्स है, 2 लोगों में बांटना तो 5 डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग डेटा का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या वो डेटा इज हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब अब डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन ना वो डायग्राम के अकॉर्डिंग होता है कि वो आइदर वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, या फिर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, या फिर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। वो डेटा किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ तो उस डेटा के अंदर किस टाइप की वैल्यू है जो उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में फॉलो करवाती है। समझ रहे हैं ना? जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल था फ्लावर। ये था आपका डेटा, सिंपल डेटा सेट में ले रखा हूँ। रोजी, लिली, सनफ्लावर, रोज, सॉरी रोजी मैं बोल रहा हूँ, रोज, लिली, सनफ्लावर, रोज अगेन, ये सारी चीजें। यदि इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करते हैं? फ्लावर और फ्रीक्वेंसी ले लिया मैंने, रोज कितने टाइम आया वो इसका फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, है ना। लिली कितनी बार आया है? 4 टाइम्स, तो 4, एंड सनफ्लावर 2 टाइम्स। तो इनकी क्या है फ्रीक्वेंसी। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप डायग्राम ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह से डायग्राम होगा, यस और नो, है ना। हिस्टोग्राम है, मतलब एक डायग्राम आपने ड्रा किया तो इस तरह से। इसी द ऑल्सो एग्जांपल ऑफ, हाँ, हिस्टोग्राम अलग होता है, वो लाइनिंग जाती है, ये एक दूसरे से को रिलेटेड नहीं होते, बार अलग अलग होते हैं। 2 3 वेरिएबल हाँ, वो करके देखते हैं। अभी जस्ट मैं बताता हूँ, हिस्टोग्राम में भी आते हैं। अब देखो, आप इसकी यदि कम्युनिकेटिव एक फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है स्टैट्स में, जिसका यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी। कम्युनिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकालते इसलिए ना कि यदि आप लास्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता चल जाए। कम्युनिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिकेटिव जो फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं इसलिए हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लास्ट में पता चल जाए। हाँ, तो इसके जैसे कि आपने स्टार्टिंग में लिखा 3 और 4 कितना हो गया 7, और 7 और 2 कितना होगा 9।
तो देखो आप काउंट करो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 9 ही थे डेटा के अंदर। यदि डेटा के अंदर सब चेक करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, तो टोटल 9 थे। तो कॉम्युनिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हम इसलिए फाइंड करते चलते हैं साथ साथ, तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी फाइंड हो जाए। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप देखो, ये रहा आपका बार ग्राफ। आप ये इसको मैं डायग्राम आप समझ रहे होंगे कि ऐसे ड्रा करते होंगे, इन चीजों को बात करने की बात नहीं है। हिस्टोग्राम देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्या था, कैटेगरी 342 एक कैटेगरी के टाइप का डेटा दिख रहा है आपको। कैटेगरिकल डेटा तो नहीं कह सकते, बट 3-4 कंटिन्यूअस डेटा तो नहीं है, कैटेगरिकल नहीं है तो कंटिन्यूअस डेटा भी नहीं है। तो इस पे आपका ये इंपॉर्टेंट है, जब आपका डेटा कैटेगरिकल हो ना, तब आपको कौन सा बेटर वर्क करता है, बार चार्ट। और जब आपका डेटा कंटिन्यूअस हो, जैसे कि ये डेटा आपका कंटिन्यूअस, जैसे एज है, कैसी डेटा है, कंटिन्यूअस डेटा है ना। तो इस तरह के डेटा पे यदि आप अगेन आप ये बनाएंगे ये चीजें, तो या ये तो एक तो पहली चीज ये, तो फिर आपको एक बिन्स बनाना पड़ता है। बिन्स मतलब इंटरवल, कि 10 से 20 के बीच में कितने लोग हैं, 20 से 30 के बीच में कैसे लोग, ऐसे नहीं बना सकते कि 10 के कितने लोग हैं। हाँ, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, हाँ हाँ। तो एक आपने बिन्स आप एक अपने अकॉर्डिंग रखते हो, तो जनरली लोग 10 रखते हैं। आप अपने क्लास में भी जब आप 10th 11th में पढ़े होंगे तो 10 ही नॉर्मली लोग रखते हैं, है ना। कि तो आपने फिक्स कर दिया कि 10 से 20 के बीच में कितने लोग हैं, उसको आपने लिखा। फिर 20 से 30 के बीच में कितने, 30 से 40 के बीच में कितने। मिनिमम और मैक्सिमम तक चल रहा है। हाँ यही बोल रहे हैं, बात मिनिमम मैक्सिमम लेके चल रहा है, ये पार्ट एक बार हाँ। तो ये रहा आपका, तो ये तो हमें एक्चुअली मेरा इंटेंशन ये था समझाने का कि कंटिन्यूअस डेटा के ऊपर आपका हिस्टोग्राम बेटर वर्क करता है। अच्छा। ये बेटर वर्क करता है, ये जस्ट अभी मैं वर्बली बता रहा हूँ, करके देखेंगे कब कौन बेटर वर्क करता है। एनालाइजेशन में आपको प्रॉब्लम होगा यदि आपने कंटिन्यूअस डेटा पे बार बार ट्राई कर रहा बनाने का, तो एक तो पहले कर नहीं पाएंगे, यदि किया तो कोई रिजल्ट फाउंड नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द हिस्टोग्राम। और ये हमेशा देखो एक चीज और होता है, ये जो आपने देखो ये लाइनिंग जो जा रही है, दिस इज द एक्चुअली पीडीएफ, इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हम करेंगे फाइंड कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और ये कुछ नहीं होता, हिस्टोग्राम क्या स्मूथनिंग होता है। अभी जस्ट मैं अभी तो कुछ कर ऐसे कहने से कोई मतलब नहीं है, करके देखेंगे तभी क्लियर होगा। पीडीएफ अभी कह भी नहीं सकते क्योंकि हमने कैलकुलेट मीन नहीं किया है, तो पीडीएफ कैसे करके देख सकते हैं। पीडीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीजें हम करते हैं, सीडीएफ पीडीएफ ये सब कैलकुलेट करते हैं हम एक एक करके। तो इसका यूज सर पाइथन में सीखा, पाइथन नहीं, डेटा एनालिटिक्स में करेंगे। डेटा एनालिटिक्स में कैसे। इसका यूज जैसे आपके पास डेटा आया, अब उस डेटा किस टाइप का है, उस जैसे आपको पहले से चीजें बताया कि हमारा जो डेटा है कैटेगरिकल डेटा है, तो कैटेगरिकल डेटा पे तो जनरली ये है कन्वीनियंट, तो ये कन्वीनियंस जो है वो ये है कि जब आपका डेटा कैटेगरिकल है तो आप बार चार्ट ड्रा करते हैं। यदि आपका डेटा कंटिन्यूअस है तो आप यूज करते हैं हिस्टोग्राम। तो आपके पास जो डेटा आ रही है वो डेटा का सोर्स कहीं भी हो सकता है, क्लाउड से डेटा आ रही है, किसी सर्वर से डेटा आ रही है, या लोकल सिस्टम में। तो डेटा एक तो होता है जो फर्स्ट एनालिसिस की जाती है डायग्नोसिस, उसमें डेटा को डायरेक्टली देख के क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। अभी तक कोई भी ऐसा डेटा साइंटिस्ट नहीं है जो एक बार किया हो डेटा पे रिजल्ट फाइंड कर ले, नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। पॉसिबल है कि आपको कंटिन्यूअस डेटा पे हिस्टोग्राम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हो, अगेन आपको उसमें और चीजें चेंज करनी पड़ेगी, तो अगेन आपको ड्रा करें फिर। तो मतलब मेरा कहने का सेंस है जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप एट ए टाइम लगाने की नीड नहीं है, एक एक करके लगाइए और चेक करिए, है ना। ये लास्ट लाइन जो बोली है, तो डेटा आपके पास आ गया, उसके बाद में जैसे अगर आप यही डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये डेटा कौन सी कैटेगरी का, तो आगे का वर्क ही नहीं कर पाएंगे पहले तो। मतलब बेसिक चीज है कि डेटा को समझना चाहिए। हाँ, डेटा किस इनमें से किस कैटेगरी में आ रहा है, उसके बाद उसका एडिट करना। तो बाकी के जैसे ट्रबल शूटिंग का स्टेप होते हैं ना, पहले ये परफॉर्म करके देखो, जैसे कि मेडिसिन जो डॉक्टर यूज करते हैं, तो फर्स्ट सबसे पहले वो छोटे वाले चला के देखते हैं, फिर उनकी पावर्स को बढ़ाते जाते हैं, है। तो आपको भी यही करना है, जैसे जैसे यहाँ पे भी आपको ये फील करेंगे, जो ये जो डायग्राम आप अभी के जो आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी आगे क्लास होगी वैसे वैसे अब टेस्टिंग पढ़नी होती है। तो हर एनोवा टेस्टिंग, कायोस्पा टेस्ट, ये सारे टेस्ट ना सडनली नहीं परफॉर्म कर देंगे, एक एक करके। यदि ये वर्क नहीं किया तो ये करिए, ये वर्क नहीं किया तो ये करिए। आप ऐसा नहीं कि सडनली आपको पता सब है तो आपने सब लगा दिया, नहीं, आपको पता है कि कैटेगरिकल डेटा पे वर्क करता है, आपको चीजें पता है, स्टिल आप नहीं लगाएंगे, आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। क्योंकि पॉसिबल है कि ये पॉसिबल है कि जिसको आप बेस्ट मानते हो रॉस्ट रिजल्ट दे आपको, और जिसको आप रॉस्ट मानते हैं जनरली वो आपको बेस्ट रिजल्ट दे।
है ना, ये चीजें करके देखना पड़ता है। और आप सुने होंगे कि डेटा से जब आप एक डेटा के ऊपर कंक्लूजन कर रहे होते हैं तो सारे सारे दिन और पूरे पूरे दिन रात में एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते आप, क्योंकि इतने इसमें वो है ना, एक एक क्योंकि डेटा जो होती है ना कब किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। जैसे आपको सपोज करिए आपका डेटा था, अब ये ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था, तो आपको लग रहा था कि यार कुछ नहीं, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहीं जाके इस तरह से जाएगा। अब यहाँ पे आया सडनली इसने अपने मूविंग करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको पता नहीं है कि डेटा क्या हो सकता है। जैसे इंडिया में कोविड की जो केसेस थे फिर वो थोड़े डाउन भी हुए थे, अब फिर सडनली पिक वगैरह हो। तो ये पूरी एनालिसिस आपको करना है, इसी पे तो करना है कि अगले साल क्या इस केस में हो तो ऐसे पॉसिबल है। तो ये आपको हाइपोथेसिस भी करना होता है, मतलब फ्यूचर डिटेक्ट करना होता है। एक्सट्रापोलेशन ऑफ इट हाँ आएगा वो पढ़ेगा। तो पूरी, हाँ प्रिडिक्शन एग्जैक्टली। तो पूरी की पूरी जो आपका खेल है ना, वो पूरी की पूरी जो प्ले करनी है ओवरऑल वो डेटा के पे करनी है, और डेटा के साथ आपको यूज टू होनी चाहिए। यदि आपको डेटा समझ में नहीं आ रहा है दैट मीन्स आप कर ही नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बेसिक चीजें आज हमने डिस्कस की, बिल्कुल लाइन बाय लाइन क्लियर होनी चाहिए आपको, एकदम पढ़ के आइएगा ऑर्डिनल कैटेगरिकल में, क्योंकि अगले क्लास में ना मैं डायरेक्टली यूज करूँ बोलूंगा आपको दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल, है ना। तो हम वहां पे डायरेक्टली यूज करेंगे, नहीं कि आपको लाइन बाय लाइन क्लियर करेंगे। और एक चीज और, नोटेशन पढ़ते रहिएगा, हम आगे चल नोटेशन जो बताया मैंने अभी तो, आज तो दो ही हुआ है, कैपिटल एन और स्मॉल एन। कल जब हम करेंगे ना तो जब पॉपुलेशन का मीन निकालते हैं वो डिफरेंट नोटेशन से डिनोट किया जाता है। सैंपल का मीन डिफरेंट, उसका डिफरेंट नोटेशन होता है, मतलब आप डिनोट करते हैं डिफरेंट नोटेशन से। फिर उसकी जो वेरिएंस कैलकुलेट होती है पॉपुलेशन, उसको अलग, उसकी अलग नोटेशन है। तो नोटेशन इंपॉर्टेंट होता है, और नोटेशन के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट फाइंड होता है। हाँ ओके देन, आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं विकास। ओके देन घनश्याम, आज की क्लास ठीक है में सर, यहीं ठीक है, पे, ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे क्लास।